इन दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, हाल ही के दिनों में पूछे भी गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। विटामिन B12 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। यह जल में घुलनशील विटामिन है और यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वह एनीमिया होता है, यानी कि खून की कमी और तंत्रिका तंत्र की समस्याएं हो सकती हैं। यहां पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, तो चलिए प्रमुख बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और उसके रासायनिक नाम जान लेते हैं। सबसे पहला था विटामिन B1, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइनोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन और निकोटिनिक अम्ल। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वो पेंटोथोइक अम्ल। विटामिन 6 का जो रासायनिक नाम है वो पाइरिडियाक्सिन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है वह बायोटिन है और विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वो फोलिक अम्ल है। और विटामिन B12 का भी हम लोग पढ़े हैं साइबन कोबालमिन जो है इसका रासायनिक नाम है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है, मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा। प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मूल भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने अपने हाथों से सुंदर कैलीग्राफी में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा था। उन्होंने उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने केवल इतना अनुरोध किया था कि दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठों पर उनके दादा का नाम लिखा हो। बाकी ऑप्शन में जो है प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन में दिया नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस जो संविधान की कलात्मक सजावट के लिए प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो ऑप्शन में दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 69वें संशोधन अधिनियम के तहत। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ, तो 1981 में। कब हुआ, 1981 में हुआ। 1981 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। साथ ही इस संशोधन के द्वारा दिल्ली के लिए एक विधानसभा और मुख्यमंत्री का प्रावधान भी किया गया। दिल्ली अब केंद्र शासित प्रदेश होते भी विशेष दर्जा प्राप्त है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीटी अब दिल्ली के रूप में जाना जाता है। दिल्ली में चुनी हुई विधानसभा होती है, लेकिन कुछ विषयों पर अधिकार केंद्र सरकार के पास रहता है, जैसे पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वह पूछा आपसे किस वर्ष आयोजित किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए वह लंदन में आयोजित किए गए। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच भारत के संविधान सुधारों पर चर्चा हुई। तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो पहला 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी इरविन समझौते के तहत भाग लिया। और तीसरा जो 1932 में कांग्रेस ने इसमें भी भाग नहीं लिया। और बाकी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो एकमात्र भारतीय थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और महात्मा गांधी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है, यह आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक इसको निर्धारित करती है। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को निर्धारित करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास होती है। ये दरें मौद्रिक नीति का हिस्सा होती हैं और भारत की मौद्रिक नीति समिति द्वारा समय समय पर तय की जाती है। रेपो दर होता क्या है, यह भी जान लीजिए।
तो रेपो दर जो है वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। और रिवर्स रेपो दर क्या है? तो रिवर्स होना मतलब वह दर जिस पर बैंक आरबीआई में अपना पैसा जमा करता है और उस पर ब्याज प्राप्त करता है, इसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। या दोनों दरें देश में महंगाई, ब्याज दर और ऋण की उपलब्धता को प्रभावित करती है। बाकी यहाँ और भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वर्तमान समय में मुंबई में है। पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो पहले ब्रिटिश गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख साहब थे। ये इसके पहले भारतीय गवर्नर। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में यह हुआ था। यह भी डेट भी ध्यान रखकर पूछ सकता है। बारदोली सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुका में हुआ था। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा लगान बढ़ाए जाने के विरोध में था। इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसके कारण उन्हें सरदार की उपाधि भी मिली। यह भी ध्यान रखकर पूछ लेता है एग्जाम में कि किस आंदोलन के तहत सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली। तो बारदोली सत्याग्रह में मिला, उपाधि मिली। यह भारत के किसान आंदोलनों की एक ऐतिहासिक उदाहरण है जिसमें अहिंसात्मक तरीके से किसानों ने अंग्रेज के अन्याय के खिलाफ असंगठित होकर आवाज उठाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आपसे पूछा कि किसके जन्म दिवस पर या जयंती पर मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार जो मनाया गया वो 2014 में मनाया गया, पहली बार। इसका उद्देश्य जनसेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों को कुशल प्रशासन प्रदान करना है। यह दिन भारत में सुशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए। बाकी बात क्यों नहीं दिसंबर माह की, चलिए दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों को रिवीजन कर लेते हैं। हमारी खूबी यही है कि जिस दिवस को हम पढ़ते हैं उस माह के पूरे दिवस को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बार बार रिवीजन करने से याद हो जाएगा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस, सशस्त्र झंडा दिवस मनाते हैं। तो 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचारी विरोधी दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाते हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं 1971 युद्ध विजय दिवस पर। 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। 25 दिसंबर को अभी हम लोग पढ़ रहे थे सुशासन दिवस मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। तो 31 दिसंबर को सावधानी दिवस या सड़क सुरक्षा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की? निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संवाद कौमुदी एक प्रसिद्ध बंगाली साप्ताहिक पत्र थी जिसकी शुरुआत राजा राममोहन राय ने 1821 में की थी। इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार, विशेषकर सती प्रथा के खिलाफ जनमत तैयार करना था। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या शिवराज सिंह चौहान या नरेंद्र मोदी? अगर आप दोनों टिक कर रहे हैं तो आप गलत हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पवन कुमार चामलिंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पवन कुमार चांगलिंग सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं। ये किस राज्य के रहे हैं? तो सिक्किम राज्य के रहे हैं। कार्यकाल इनका जो रहा है 1994 से 2019 तक रहा है। कुल अवधि 24 वर्ष 165 दिन तक मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। सिक्किम के बारे में अगर आपको बताएं तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इसकी स्थापना 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य के रूप में हुआ था। सबसे कम जनसंख्या वाला यही राज्य है आपका 2021 के अनुमान या अनुसार। इस सबसे कम जनसंख्या
जनसंख्या वाला राज्य जो है आपका सिक्किम, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, इसकी राजकीय भाषा नेपाली है, इसके अलावा लेप्चा, लिम्फू, भूटिया भी बोली जाती है, राज्य पशु जो इसका है लाल पांडा है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? इनमें से किसकी मृत्यु जो है चौगान खेलने के दौरान हुई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा जाता है प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। पूछता एग्जाम में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। या वह एक सुल्तान नहीं कहलाया बल्कि उसे लखनौरी उपाधि मिली थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिम्हन समिति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नरसिम्हन समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। यह समिति 1991 में गठित की गई थी, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के साथ। अध्यक्ष थे एम नरसिम्हन, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। इनका सुझाव क्या था, तो बैंकों का निजीकरण करना, एनपीए, बैंकिंग ढांचे का पुनर्गठन और पूंजी पर्याप्तता अनुपात बढ़ाना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951। भारतीय संविधान का पहला संशोधन जो हुआ था वह वर्ष 1951 में हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या था, तो संविधान के अनुच्छेद 19 में संशोधन करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ यथोचित प्रतिबंध लगाए गए। अनुच्छेद 31 और 31 भी जोड़े गए ताकि जमीन सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। 9वीं अनुसूची की शुरुआत की गई। यह संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में लाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्तमान समय में रामसर साइट कितनी है, यह बता दीजिए। तो वर्तमान समय में जो रामसर साइटों की संख्या भारत में है 91 हो गए हैं। ये भी पॉइंट ध्यान रखिए, पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 2 फरवरी को, तो यह दिन रामसर कन्वेंशन की अपनाए जाने की वर्षगांठ पर मनाया जाता है, जिसे 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थान पर अपनाया गया था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसे 1997 में मनाया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न के का सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। उन्हें 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। वह लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे। उन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। इनकी जो थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी गई, उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यूएनडीपी का जो पूर्ण रूप है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है, यूएनडीपी जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछ लेता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। उद्देश्य क्या था इसका, तो सतत विकास, गरीबी उन्मूलन, लोकतांत्रिक शासन और संकटों में सहायता प्रदान करना। भारत में यूएनडीपी जो की बात करें तो भारत में विकास योजनाओं, जल परिवर्तन, डिजिटल समावेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है।
अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे, ये आपसे पूछा। अगर इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, अगर नहीं पता तो नो लिख दीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराज कलरीर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराज कलरीर सिंह को 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह भारत के पहले निशानेबाज थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला। वह बीकानेर के शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रैंप शूटर हैं। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ 1961 में। उद्देश्य क्या है, तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी जो है वह कब हुई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। कब हुई, तो 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को। स्थान कौन सा था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, भोपाल मध्य प्रदेश। रासायनिक गैस कौन सा था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट वह खतरनाक गैस थी, या विश्व की सबसे भयावह औद्योगिक त्रासदियों में से एक मानी जाती है। इसके बाद पर्यावरणीय सुरक्षा, औद्योगिक उत्तरदायित्व और रासायनिक संयंत्र सुरक्षा को लेकर कई कानूनी सुधार हुए हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कौन सी गैस थी, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। तो कौन सी गैस थी, वह थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट। डेट 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी। प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का, चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 11 देशों ने भाग लिया था प्रथम एशियाई खेलों में। प्रथम एशियाई खेल जो हुआ था कहां आयोजन हुआ था, कब हुआ था, तो 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। कहां पर हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। भारत की नई दिल्ली में हुआ था, इसका आयोजन हुआ था। यह भी ध्यान रखिएगा, पूछ लेता एग्जाम में। आयोजक देश था भारत। भाग लेने वाले जो देश थे वो 11 देश थे। खेलों की संख्या थी 6 खेलों में प्रतियोगिता हुई थी। भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, जी शंकर कुरूप पहले भारतीय थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। प्राप्तकर्ता थे जी शंकर कुरूप, और भाषा जो इसकी थी, प्रथम पुरस्कार जो दिया गया 1965 में, प्राप्तकर्ता थे जी शंकर कुरूप। इनकी जो भाषा थी वो मलयालम थी। इनका जो मुख्य कृति था वो ऑक्टेकुलस था, एक कविता संग्रह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर पता है। राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में एस लिख दीजिए, नहीं पता है तो नो लिख दीजिए। भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य प्रयोग किया गया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आवर सेंसस आवर फ्यूचर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, या दूसरी बार बायोमेट्रिक डेटा संग्रह वाली जनगणना थी, आधार से जुड़ी। 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या जो हो गई है 121 करोड़ से अधिक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित 36 छोटे द्वीपों का समूह है। इसका जो मुख्यालय है या इसका जो राजधानी है वह कौरती है, या 1964 में केंद्र शासित प्रदेश बना। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह राजस्थान है। तो वहीं आपसे पूछ सकते हैं सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह गोवा है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो लद्दाख है। और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भी बात कर ले तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या की दृष्टि से जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है भारत का वह सिक्किम है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है आपका। तो सबसे कम
जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका अभी हम लोग पढ़ रहे थे लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप से जो है सबसे कम जनसंख्या के दृष्टि में भी है और सबसे कम क्षेत्रफल के दृष्टि में आपका लक्षद्वीप ही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 51 ए। अनुच्छेद 51 ए जी भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से एक यह कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार करना तथा वनों, झीलों, नदियों और वन्य प्राणियों के प्रति दयालुता का भाव रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। बाकी ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 48 से, तो अनुच्छेद 48 ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, जो कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। बाकी चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, सुएज नहर किस देश में स्थित है। सुएज नहर जो है वह किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इजिप्ट या मिस्र। इसका अन्य नाम जो है वह मिस्र भी है। इस देश में स्थित है आपका सुएज नहर। सुएज नहर की बात करें तो यह स्थान इजिप्ट मिस्र में स्थित है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। बहुत बार पूछता है कि कौन सी नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, तो वो आपका सुएज नहर है। इसका निर्माण वर्ष जो है 1859 में शुरू हुआ और 1869 में पूर्ण हुआ। इसकी जो लंबाई है 193 किलोमीटर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को हुई थी। यह इस संग्रहालय का जो उद्देश्य है, भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। और यह संग्रहालय जो है इसमें भारतीय रेलवे से संबंधित विभिन्न ऐतिहासिक इंजन, कोच और यांत्रिक मॉडल प्रदर्शित होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइना नेहवाल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साइना नेहवाल ने 2012 के लंदन ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए ओलंपिक इतिहास में पहला बैडमिंटन पदक जीता था। भारत की पहली बैडमिंटन ओलंपिक पदक विजेता कौन है, तो साइना नेहवाल है, जिन्होंने 2012 में जीता। भारत की पहली बैडमिंटन रजत पदक विजेता, यह भी पूछ सकते हैं आपके, भारत की पहली बैडमिंटन रजत पदक विजेता कौन है, यह पूछ सकते हैं। तो पीवी सिंधु जी हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में उन्होंने जीता था। पीवी सिंधु ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है। किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान के संसद का नाम है डाइट। जापान की संसद का नाम है डाइट। जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा जो है येन है। जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो, जहां पर ओलंपिक 2020 हुए थे। जापान को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और जापान माउंट फुजी जो है जापान का सबसे ऊंचा पर्वत और पवित्र स्थल है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रेड डेटा बुक में क्या सूचीबद्ध किया जाता है। रेड डेटा बुक में क्या सूचीबद्ध किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संकटग्रस्त प्रजातियां इसमें सूचीबद्ध होती हैं। रेड डेटा बुक में उन जीवों को सूची होती है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। इनकी 3 प्रमुख श्रेणियां होती हैं, संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त और संवेदनशील। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसके पहले उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगड़िया साहब थे। अरविंद पनगड़िया साहब नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना जो हुई 1 जनवरी 2015 को। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम है। नीति आयोग का गठन किया गया था योजना आयोग के, जहां पर नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अभी हम लोग पढ़े अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बता दीजिए किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो
हो जाएगा ऑप्शन सी 74वां संशोधन के तहत। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, या 1993 में लागू किया गया। नगर पालिका 3 स्तरों में विभाजित है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। इनमें शहरी प्रशासन की व्यवस्था को मजबूत किया गया। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम प्रश्न पूछा है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। राज्यपाल के बारे में बताएं आपको महत्वपूर्ण, तो राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा पर भी निर्भर करता है। चाहे तो राष्ट्रपति हटा भी सकता है बीच में ही। राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 35 वर्ष होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण हैं, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और हाँ, अभी देखिए, अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो प्लीज पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही पेपर हैं और आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लीजिए। पढ़ना बहुत ही जरूरी है और रिवीजन करना तो और भी जरूरी है। अब चलिए आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करवा लीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के संग भी सब्सक्राइब करवाइए।